सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो मेरे साथ भैया खड़े हैं जिनका गेट में इस बार रैंक काफ़ी अच्छा हुआ है। आप लोग जो भी बच्चे गेट एस्पिरेंट है खास करके या फिर आईएएस की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वो घर बैठ के कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी है। तो वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी भी हो तो अच्छे से देखना और वीडियो को शेयर करना। इसी तरीके के और भी कुछ मज़ेदार सीरीज अभी आने वाली हैं, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूं। की कोशिश करते हैं। भैया इंट्रोडक्शन दीजिए ज़रा अपना। हाय गाइस, जैसा कि आदर्श ने बताया, मेरा नाम टीपू सुल्तान है और मैंने इस बार गेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 165 रैंक प्राप्त किया है। मेरे इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से की है, क्लास 6 to 12th। उसके बाद मैंने 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ज्वाइन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद तब से अभी तक मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। का जेई स्कोर, क्या आपने जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया या फिर WBJEE, मतलब क्या रहा, क्या सिनेरियो रहा कि आपका फिर ये कॉलेज में एडमिशन हुआ, वो ज़रा बताइए बच्चों। एक्चुअली सैनिक स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहाँ लोग एनडीए की तैयारी करते हैं। उसके बाद मेरे लिए एक पैनिक टाइप सिचुएशन था कि क्या किया जाए। तो मैंने उस समय बहुत सारे फॉर्म्स भर दिए, जेई मेंस की भर दी, WBJEE भर दी, और कॉमेट के एक होता है कर्नाटका का, वो मैंने भरा था। तो जितना भी मुझे आता था 11th-12th में, जितना भी मैंने पढ़ा था, या एनडीए की तैयारी के दौरान भी आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसका यूज करके मैंने जेई मेंस में जस्ट क्वालिफाई किया था। जेई मेंस आपने दिया था, आपकी कट ऑफ जस्ट क्लियर हुई थी। हाँ। तो अभी बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका किसी भी वजह से हो सकता है कि उनकी जेई मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। मतलब मोटिवेशन क्या, एक मोटिवेशन होना चाहिए हमारा कि हम लोग कभी रास्ते में पीछे ना जाएं और आगे की तरफ ही अग्रसर बढ़ते रहे। आप अपने लाइफ के हिसाब से जो छोटी सी कॉलेज में जर्नी रही, उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, आप इस प्रकार के कॉलेज में हैं जहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। दूसरी बात होती है कि एग्जाम्पल बन पाए कि लोग आपसे सीखें कि नहीं, इतने खराब या थर्ड टायर कॉलेज या सेकंड टायर कॉलेज से भी कोई बंदा अच्छा कर सकता है। तो एक एग्जांपल आप बन सकते हैं दूसरों के लिए, मोटिवेशन बन सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बेसिकली क्या प्रॉस और क्या कॉन्स आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों में? कोचिंग का क्या फ़ायदा है, सेल्फ स्टडी का क्या फ़ायदा है, और जो बच्चे खास करके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आप स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोचिंग और सेल्फ स्टडी ये काफ़ी पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है और लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप कोचिंग कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो करना चाहते हैं खुद से कर पाएँ, क्योंकि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है कि ये करना है, ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट अभी करना है। तो इस प्रकार का कुछ फोर्स्ड इन्वायरमेंट नहीं होता है। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अगर आप को लगता है कि आप काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन हैं और आप जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग कर सकते हैं तो कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है और वहाँ पर आपको पता होता है, लोग आपको गाइड करने वाले होते हैं कि कौन सा विषय कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयार करना है। जैसे भैया से मेरी बातें हो रही थी, मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो भैया ये बात कह रहे थे कि मैं कॉलेज जाता था तो कॉलेज में मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा होता था कि आज मेरे को 4 चैप्टर इस प्लेस से करनी है, और उस प्लेस को जब तक वो 4 चैप्टर होती नहीं थी या फिर 4 लेक्चर होती नहीं थी कंप्लीट, तो फिर वो एक फीलिंग नहीं आता था। और इनका कहना था कि जब हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, सपोज कि आज आपने एक एम रखा कि मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं सपोज, तो जब आप उस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, और कल फिर उससे ज़्यादा कुछ करने की इच्छा जगती है। और कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा जो एक शॉर्ट टर्म एक एम या फिर शॉर्ट टर्म जो गोल है कि ठीक है मेरे को इस चीज़ को पाना है, वो चीज़ पाने के लिए फिर मोटिवेटेड रहते हो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली। तो स्क्रैच से मैं पूछना चाहूँगा भैया कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में खास करके या फिर सेकंड ईयर में हैं और वो गेट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो स्क्रैच से कैसे बिगिनिंग करें? मतलब एक होता है सिलेबस पता होना, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक को रेफर करनी चाहिए। हालांकि आप तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन एक बेसिक उन लोगों को, आप लोगों को जरूर पता चलेगा कि कहाँ से, मतलब एक सोर्स होता है ना, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से शुरू करें। तो देखिए, कोई भी ब्रांच होती है, कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी हो, उसमें कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स नेटवर्क हो गए, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इन्हीं 3 चीज़ों पर घूमता फिरता है। कोई भी जो ब्रांच होती है तो उसमें एक कोई ना कोई बेसिक सा सब्जेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे सब्जेक्ट जो है वो कोर्स है कि मैथमेटिक्स है वो सारे ब्रांच में कॉमन होता है, एप्टीट्यूड वो सारे ब्रांचेस में कॉमन होती है। तो हर एक जो भी ब्रांच है आपका, हो सकता है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, या फिर जैसे कि अब जैसे कि आप कोई चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो ऑनलाइन फ्री सोर्स खास करके आप अगर कुछ बता पाएँ, कहाँ से आपने पढ़ाई की और कहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सोर्स की बात है तो वो स्ट्रिक्टली पर्सनल होता है कि आपको कहाँ से अच्छा पढ़ने में लग रहा है।
जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने सारी सब्जेक्ट्स NPTEL से पढ़ी है और काफ़ी अच्छे फॉर्म में बिना मतलब किसी कॉस्ट के अवेलेबल है, और प्रोफेसर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उसी सब्जेक्ट को 25 साल 30 साल या 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। वो अल्टीमेटली क्वेश्चंस भी वही लोग सेट करते हैं। क्वेश्चंस भी IIT के प्रोफेसर्स को ही सेट करना है, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वो बार बार क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है, और वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि गेट के सिलेबस में नहीं है वो भी आप सीख जाएंगे। और अगर जैसे इस बार हुआ था कि गेट में जो क्वेश्चन थे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे तो उस प्रकार के नहीं पूछे गए। तो उसमें जो कोचिंग गए हैं बंदे, वहाँ पर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के अनुसार आपको पढ़ा दिया जाता है। बुक नहीं पढ़े थे या जो लोग स्टैंडर्ड सोर्स को रेफर नहीं किए थे, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया होगा, और ख़ास करके जो पहली बार दे रहे होंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर NPTEL के वीडियोज़ को देखें। वो एकदम बिल्कुल फ्री है और बहुत ही स्टैंडर्ड वीडियोज़ है। अच्छा, तो फिर बुक्स की बातें आती हैं कि जैसे कि बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आती है कि उतने एक्सपेंसिव बुक मैं कहाँ से लाऊं। नोट्स एक्सपेंसिव होते हैं, कहीं कहीं पे किसी एरिया में नोट्स भी बहुत महंगे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो कहाँ से लेके आऊँ। वीडियो के बारे में तो आपने बता दिया, तो बुक्स वगैरह कहाँ से आखिर मिल सकते हैं? जैसे आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान सा चीज़ है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी तो ज़रूर होगा। तो और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास कॉलेज में लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत सारे बुक्स नहीं होंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स होंगे ही। तो आप लाइब्रेरी जाएं, वहाँ पर जा करके आपको जो बुक अच्छा लग रहा हो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। NPTEL में भी वो टीचर्स बताते हैं कि कौन सा बुक आपको रेफर करना है, और NPTEL में जो टीचर्स बताते हैं वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, फॉरेन ऑथर्स की बुक है, जहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल सकते हैं। मैं वीडियो में डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू होती है, उस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको नोट्स मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो बच्चे को नोट्स चाहिए होंगी, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, तो दिल्ली के काफ़ी सारे रीजन में वो नोट्स मिलती है। चाहे वो कालू सराय में वो नोट्स मिलती हैं, तो वहाँ से आप नोट्स मंगवा सकते हैं। जैसे कि अगर 1000 रुपीज़ की नोट्स हुई तो 200 रुपये कुरियर चार्ज होगा, 100 रुपये कुरियर चार्ज होगा, वो आपके घर पे पहुँच जाएगा। जैसे भैया ने मुझे बताया था, हिंद बुक सेंटर से मिलता है। तो हिंद बुक सेंटर है कालू सराय में। हिंद बुक सेंटर जैसे भैया बता रहे, मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं था, तो ये बता रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। जिन बच्चों को वो चीज़ें चाहिए होंगी वो वहाँ से परचेस नोट्स या फिर बुक हो वो कर सकते हैं। आपका शेड्यूल क्या हुआ करता था? जैसे सुबह से अगर आप उठे, जिस दिन कॉलेज है उस दिन आपका शेड्यूल क्या होता था, और जिस दिन कॉलेज नहीं है उस दिन क्या शेड्यूल होता था, और वैकेशंस को आपने कैसे यूटिलाइज किया, ये बताइए सर। देखिए, जिस दिन कॉलेज होता था तो मैं तो हमेशा कॉलेज जाता था, रोज दिन कॉलेज जाता था। मैं ये बताना भूल गया कि सेकेंड ईयर तक ये बहुत ही कम पढ़ाई किया करते थे, लिटरली, जैसा भैया ने मुझे बताया। CGPA कितनी थी आपकी? मैं बहुत कम पढ़ाई करता था, लेकिन CGPA 8.5 के आसपास। अच्छा, CGPA 8.5 के आसपास थी, लेकिन भैया कम पढ़ाई किया करते थे। मतलब वो वाले इंजीनियर्स में से थे जो कि होता है ना कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले पढ़ के एग्जामिनेशन पे अच्छा कर लेना। जैसे कि हम लोगों की कोलकाता में ऑर्गेनाइजर बहुत चलती है, तो उनका खूब सारा यूज़ किया करते थे। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जब ये आए तो इनकी कुछ सब्जेक्ट जो थे वो वीक थी। वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ सब्जेक्ट इनकी वीक थी, जो मैंने डिस्कशन किया कुछ देर पहले। उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में इन्होंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उसके दौरान सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया और सब्जेक्ट्स को पढ़े। सब्जेक्ट्स को पढ़ने के दौरान कुछ अच्छे टीचर मिले, कॉलेज में गाइडेंस मिला, वहाँ से फिर ये कारवां स्टार्ट हुआ गेट के एग्जामिनेशन का। दूसरी बात ये कि कॉलेज पहले कम अटेंड किया करते थे, जैसे कि 75% अगर अटेंडेंस हुआ करता है तो सिर्फ बैरियर पॉइंट पे आके कि हाँ कॉलेज की अटेंडेंस पूरी हो जाए, वो ये किया करते थे कि बैरियर पॉइंट पे मेरा अटेंडेंस सिर्फ पूरा हो जाए। थर्ड ईयर से ये रेगुलर क्लास जाना स्टार्ट कर दिए। तो जो बच्चे इस चीज़ से कंप्लेन करते हैं कि मेरी कॉलेज है और मैं कॉलेज को कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, तो वो बच्चे कुछ इनसे सीख ले सकते हैं। और रीज़न बताइए कि आप डेली कॉलेज क्यों जाया करते थे? शेड्यूल की बात देखिए, क्या होता है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप पॉजिटिव फील करते हैं कि आज मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। और जब आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो हमारे स्कूल में है कि आप क्लास के समय में लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं। हमारे कॉलेज में हाँ, तो आप उस समय आपको रूम में ही रहना होगा। और रूम में रहने के बाद मेरे साथ क्या होता था कि मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था, समय थोड़ा बर्बाद हो जाता था। तो उससे काफ़ी गिल्ट फीलिंग आता है, काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आती है कि आप मतलब समय बर्बाद हो रहा है, मतलब लाइफ इज़ गोइंग वेस्ट, इस तरह से। तो वो नहीं होता था। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप अगर रेगुलर 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अभी से ही थर्ड ईयर से ही 8 घंटे 9 घंटे लगातार पढ़ाई करें, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन डेली पढ़ाई करें, एकदम कंसिस्टेंटली करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल बताइए कि आप जैसे कॉलेज डेज में क्या शेड्यूल हुआ करता था और हॉलीडेज में आपका क्या शेड्यूल हुआ करता था? कॉलेज आपको ही पता है, हम लोग का कॉलेज 9 से 4 होता है। तो 9 बेंगलोर में जो बच्चे होंगे उनकी कॉलेज 8:30 से 5:30 या 4:30 तक होती है। कुछ इसी प्रकार का होता है, 8:30 से 9 या 5 तक।
तो मैं बताया कि रेगुलर कॉलेज जाता था प्रतिदिन 100% अटेंडेंस थी लगभग थर्ड ईयर में 100% अटेंडेंस लगभग। तो मैं रेगुलर कॉलेज जाता था तो मैं 4:30 बजे के आसपास आता था और उसके बाद काफ़ी थका हुआ होता था, मैं सो जाता था। 1-2 घंटा मैं सोता था और उसके बाद फिर उठ के मैं फिर से कॉलेज चला जाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ पर माहौल अच्छा होता है, लोग पढ़ने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर आप जा करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और मैं मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेकर के जाता था वहाँ पर, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था और जो भी मेरा एम होता था, और मैं कुछ बड़ा एम नहीं रखता था, मैं बस एम होता था कि आज मुझे 4 लेक्चर देख लेना है या कुछ 50 क्वेश्चंस बना लेना है, 2 चैप्टर बना लेना है, इस प्रकार का। तो मैं ये इंश्योर करता था कि कितना भी हो जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, कितना भी रात हो जाए, हमको वो चीज़ कर ही लेना है। तो वो मैं करके फिर आराम से घर आ जाता था और फिर वही सुबह कॉलेज जाना है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी कि कॉलेज डे में आप क्या यूज़ करते थे। अब वैकेशंस, क्योंकि जो बच्चे कोलकाता में रहते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में बेसिकली रहते हैं, तो हम लोगों को वैकेशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कोई भी 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ पूजा आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाती है, तो वैकेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो पहले तो ये बताएं कि आप 2 साल के अंदर अभी घर कितनी बार गए? मैं वैकेशंस में जनरली घर जाता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि लोगों को घर नहीं जाना चाहिए। बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें, माइंड को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन हाँ, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। वैकेशन में आप जब घर भी जाते हैं तो आप इंश्योर करें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसको आप रिवाइज करें, या आप एक मेडीजी की हैंडबुक आती है सारे सब्जेक्ट हैं, मेडीजी की हैंडबुक, वो आप खरीद लें। उसमें सारे चीज़ जो है शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उसको भी आप घर में है तो 10-15 मिनट या आधा घंटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर जा रहे हैं तो इन्जॉय नहीं करें। वैकेशंस की या फिर संडेज़ या हॉलीडेज़ की कॉलेज में, तो मैं उस दिन आराम से 10 बजे 11 बजे उठता था, उठ के बाकी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के जैसा, तो 11 बजे उठ के मैं आराम से खा पी के 12 बजे के आसपास मैं कॉलेज चला जाता था। कॉलेज जाता था तो उस दिन काफ़ी समय होता था, मतलब 12 से 5 में लाइब्रेरी में रहता था, और 5 बजे फिर मेरा एक मित्र है तो मैं उसके साथ थोड़ा घूमने चला जाया करता था। उधर लेक साइड है और उधर गांव की तरफ मैं 1 घंटे में घूम फिर के कुछ नाश्ता पानी करके फिर आ जाता था 7 बजे, और फिर से वही 7 बजे मैं रेगुलरली आता ही था। तो फिर वही रूटीन होता था कि फिर 12-1 बजे मैं अपना घर चला आता था। तो मतलब एक चीज़ तो आपको जितना भी भैया ने बताया, एक चीज़ तो साफ साफ ये समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ तो ये कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग अपने आप से धोखा नहीं कर सकते हैं कि आज आपने एम रखा कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं, आपको ज़्यादा वक्त लगने लगता है। आप डेली 12 बजे सोते हैं, क्वेश्चन बनाने में आपको 1 बजे, ऐसा हो सकता है कि 1 बजने वाली हो, तो आप फिर 80 क्वेश्चन करके 70 क्वेश्चन करके उस चीज़ को छोड़ के चले गए। ये चीज़ें पहले दिन होंगी, दूसरी दिन होंगी, तीसरी दिन होंगी, चौथी दिन होंगी, तो ये फिर कंटिन्यू होता रहेगा और ऐसे में फिर आपकी बहुत सारे सिलेबस छूट जाएंगे। तो इनका एक बात मैं और करना चाहूँगा कि जब आप रोज़ दिन अपने एम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको काफ़ी नेगेटिव फील होता है, आप अपने आपको ही डाउट करने लगते हैं सिर्फ। और एक बार जब आपके ऊपर अपने खुद सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है तो आदमी के लिए आगे बढ़ना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गई होंगी कि अगर आप लोग घर से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो बच्चे, तो बच्चे कर सकते हैं आराम से, उनके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं। कहाँ सोर्स क्या होगा? पहली सोर्स तो ये कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। क्या भैया? सबसे पहले आप सिलेबस पता कर लें और सिलेबस को आप कहीं लिख लें या उसको अपने कहीं प्रिंट आउट ले लें और उसके एक शब्द को आप पढ़ें, आप एक भी चीज़ उसमें से छोड़े नहीं। अच्छा, पहले तो सिलेबस आप लोगों को ले लेना है, उसके बाद फिर कोई भी, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे भैया ने कहा कि कुछ ना कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट होती है, हर एक जो ब्रांच होता है उसकी कुछ बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का इन्होंने बताया कि नेटवर्क पढ़ना है, तो वैसे अलग अलग, जैसे आप कंप्यूटर साइंस अगर हो तो आपकी कोई एक बेसिक सब्जेक्ट होगी, वो आपको आपके टीचर बता देंगे। तो वो बेसिक सब्जेक्ट को पहले, एक होता है ना कि ओवरऑल नॉलेज ले लेना, तो उस चीज़ के ऊपर एक ओवरऑल नॉलेज ले लें। उसके बाद फिर अब जब आपको पढ़ाई करनी है, तो अब जैसे भैया ने बताया कि भैया तो NPTEL से वो पढ़ाई किया करते थे, तो आपके केस में हो सकता है कि शायद अगर आप 15,000 या 20,000 या 25,000 अगर आप खर्च कर सकते हो, सपोज फिनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो, तो फिर आप कहीं पे या तो कोचिंग कर सकते हो ऑफलाइन, या फिर अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो घर बैठ के भी ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑनलाइन जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। किसी एक का हम लोग यहाँ पे नाम नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो प्रमोशन टाइप की लगेगी था। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको नोट्स बनाना है। सपोज अगर एक 45 मिनट की वीडियो है तो 45 मिनट की वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप उसे 2 गुने स्पीड में देख के कंप्लीट कर दें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसा भैया ने मुझे कहा था। पानी में तो टेस्ट सीरीज को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, कितनी टेस्ट हम लोगों को देनी चाहिए, कब टेस्ट सीरीज हम लोगों को देनी चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस समय उस सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाए कि कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब आप रिवीजन शुरू करते हैं, एक बार पढ़ लिए उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद एक सब्जेक्ट टेस्ट आप दें। तो सब्जेक्ट टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है
और आप कहाँ से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, तो उससे उस सब्जेक्ट्स का जो है सारा पूरा एनालिसिस हो जाता है कि आप कहाँ पर वीक हो, और आपको जब अगला टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको किस एरियाज में फोकस करना है। सब्जेक्ट टेस्ट भैया कहाँ से दें, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं क्या? हाँ, तो बहुत सारे कोचिंग्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और जनरली वो सब्जेक्ट टेस्ट देते ही हैं। अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिकल में है तो मेडिजी है, एस है, क्रिएट्रिक्स है, गेट अकेडमी, आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और वो दे सकते हैं। दूसरी बात होती है सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण जो होती है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। जब आप पूरा सिलेबस कर लिए हों और काफ़ी सारे सब्जेक्ट टेस्ट और 2-3 बार रिवीजन कर लिए हों, तो लास्ट 2-3 महीने में जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको एग्जाम में करना है। तो उसके लिए आपको एक जो है स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए कि मैं पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करूँगा। मेरी बात की जाए तो मैं पहले एप्टीट्यूड बनाता था, उसका 1 नंबर फिर 2 नंबर, और इस तरह से आप जब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो आप 3, 4, 5 टेस्ट देने के बाद जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको सूट कर रही है, और वही चीज़ आप जा करके जो मेन गेट एग्जामिनेशन है वहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि इतने समय में ये पोर्शन अटेम्प्ट करूँगा, और वहाँ पर आप पैनिक नहीं करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको एनालाइज करें। अगर आप 1 घंटे टेस्ट देते हैं तो उसमें 2 घंटा उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप देखें और कहाँ कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स की हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलती कर सकते हैं, और 1-2 नंबर से आप जानते ही हैं कितना कंपटीशन टफ है, और वो एक सिली मिस्टेक की वजह से आपका रैंक जो है काफ़ी इधर उधर ऑक्सीलेट हो सकता है। और आप जो गलतियाँ करते हैं उसको आप कहीं नोट कर लें और उसको बार बार देखें कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, और उसके बाद कोशिश करें कि वो फिर से नहीं। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम के समय में डर गए या पैनिक कर गए तो आपकी जो सारी मेहनत है 1-1.5 साल की वो बर्बाद हो जाएगी, और आप आते हुए भी क्वेश्चंस को बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले जो आपका सबसे आसान चीज़ है, आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, और उसके बाद आप जो है टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और कभी कभी होता है कि 3-4 क्वेश्चन नहीं बनने के बाद लोग पैनिक कर जाते हैं कि भाई हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ दें, वहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ होगी और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सब चीज़ों का, तो आप वहाँ पर जाकर के ज़्यादा डर नहीं लगेगा। बस भैया के साथ ऐसा हुआ कि ये 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, ये आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ लाइक, मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना अटेम्प्ट करते हैं टॉपर जो होते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारे साथ कि हमें इतना सारा अटेम्प्ट करना है, लेकिन पेपर कैसा होगा ये उस दिन की पेपर ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है। पेपर टफ हो सकता है, एक अलग सा पेपर हो सकता है, तो हो सकता है कि आप टेस्ट पेपर में 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पे ऐसी पेपर आई जहाँ पे टॉपर भी 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा हो, लेकिन जब आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप पैनिक कर जाते हो, आपको लगता है कि शायद फिर मैं गलत जा रहा हूँ, मैं फिसल रहा हूँ, तो उस चक्कर में फिर आप बहुत सारे नेगेटिव कर देते हो। तो आपको अगर आपकी रैंक अगर 500 होने वाली होती है तो वो रैंक आपकी फिर 800 900 चले जाती है, 1500 आप हो सकता है कि 3000 से बाहर हो जाए, 3000 से भी बाहर हो जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों को बचना है। ये मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कमिटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप फेलुअर्स ऑफ पास्ट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर उसको आप बीच में नहीं आने दें। मैंने कोल इंडिया का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा वहाँ हो सकता है और मैं कोल इंडिया में जा सकता हूँ, और अगर मुझे IIT बॉम्बे या IISc बेंगलोर मिल जाता है तो मैं वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से M.Tech करना चाहूँगा। तो यही थी यार कुछ छोटी सी डिस्कशन, तो डेफिनेटली आप इससे अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और हमारे कॉलेज से ही हमारी सीनियर दीदी इनके ही मतलब ईयर बैचमेट हैं, इसी ब्रांच से, उनका रैंक 17 हुआ है इस बार। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उनके साथ भी मेरी अगर इंटरेक्शन हो पाए, अगर वो कोलकाता में अगर हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। और अच्छी बात यह है कि भैया भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, और वो दीदी भी बिहार से ही हैं, और भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, सब लोग बिहार से ही हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बिहार के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं सारे। तो अब जो भी आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप मुंबई से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, पुणे से देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह के मेरे पास व्यूअर्स हैं। तो आप लोग प्लीज़ डिमोटिवेटेड फील ना करें। और बहुत बच्चे मेरा JMains स्कोर जानना चाहते थे, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि मेरे JMains की स्कोर 132 रही थी। मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा था, तो मुझे BIT मिश्रा मिल रहा था, बट उस समय शायद मेरे को काउंसलिंग के बारे में उतना पता नहीं था, बहुत ब्लंडर्स हुई। लेकिन हाँ, जहाँ जिस भी कॉलेज में हूँ मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। IM ने आपको कैसे हेल्प किया, लास्ट में ये बता दें कि कॉलेज आपको किस तरह? IM में सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी जो है 24 आवर्स ओपन होती है, स्टाफ जो है काफ़ी सपोर्टिव हैं और आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। भी हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है तो आप आराम से उनको बता सकते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लाइब्रेरी हमेशा एक्सेसिबल है। और लाइब्रेरी मतलब हम लोगों की कॉलेज की एक बात तो ये, जब मुझे याद है कि पहले दिन जब मैं कॉलेज में आया था तो हमारे जो डायरेक्टर सर उन्होंने कहा था कि IM की जैसी लाइब्रेरी पूरी कोलकाता में आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कितना बड़ा उसका स्पेस है, इन चीज़ों में नहीं। सबको पता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं है, इससे
बहुत ज़्यादा स्पेसियस लाइब्रेरी होती है, लेकिन फैसिलिटीज़ इतना नहीं मिलता है जो कि हम लोगों को मिलती हैं। और रही बात एचओडी की, तो हमारे जो एचओडी हैं, इसी डिपार्टमेंट के एचओडी, मैं उनका अगर तारीफ़ करूँ तो शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मतलब क्या बताऊँ कि अगर आप कुछ अगर करना चाहोगे किसी भी कॉलेज में आप हो सकते हो। टीचर्स के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, टीचर्स आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। टीचर्स के साथ अगर आप अच्छे से रहोगे, आपके साथ टीचर अच्छे से रहेंगे। सबकी एक अपनी अपनी पोस्ट होती है, वो अपने पोस्ट के हिसाब से जो भी डिसीजंस लेते हैं। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि ईगो में ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया अटेंडेंस मुझे इतना सारा करना पड़ता है, टाइम मुझे इतना सारा देना पड़ता है, तो वो भी बाउंडेड है अपने जगह पे। तो खैर वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, बोरिंग भी लग रही होगी आप लोगों को, तो बस इसी चीज़ के साथ एंड लेता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज में भी हों तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरे से नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपसे हो सकता है और आपसे ही होगा। और रही बात कि मैं इस कॉलेज से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं सेकंड टायर थर्ड टायर से कॉलेज से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और आप एग्जाम्पल बन सकते हो उन लोगों के लिए जो कि टायर 2 या फिर टायर 3 कॉलेज में रहते हैं और वो ये ड्रीम कर सकते हैं कि नहीं, मैं भी टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से वो कर सकता हूँ जो कि हमारे सीनियर भैया ने किया है। तो इसी बात के साथ मैं डिस्कशन को एंड करना चाहूँगा और फिर देखते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। मिलेंगे अगले साथ और एक एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।